पिछले टर्न पे हम लोगों ने भारत पे वैदेशिक आक्रमण की चर्चा किया और इस आक्रमण के दौरान अभी तक हम लोगों ने हखामसी, ईरान, फारस या पर्सिया के आक्रमण और यूनानी आक्रमण बेसिकली सिकंदर के बारे में जानकारी प्राप्त किया। सिकंदर के आक्रमण, उसके प्रभाव आदि की चर्चा किया। आज अब हम लोग इसके आगे चलते हैं कि इन दोनों के अतिरिक्त और कौन से विदेशी आक्रांता थे जिन्होंने भारत पे आक्रमण किया है और उनका भारतीय क्षेत्रों पे, भारतीय जनमानस पे या भारतीय कला, संस्कृति, सभ्यता पे क्या प्रभाव पड़ा है, इसकी चर्चा करेंगे। तो अभी तक जो दो वंश हैं बेसिकली हखामसी और यूनान, इन दोनों का जो प्रभाव था, इन दोनों का जो युद्ध था या आक्रमण था वह प्राक मौर्य काल में हुआ है, मतलब मौर्य काल से पहले है। और इसके बाद जो वंश हैं इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाण, ये मौर्योत्तर काल में आते हैं। ये लेटर मॉडर्न फेज के हैं जिनमें इन लोगों ने, इन वंशों ने किन किन क्षेत्रों पे आक्रमण किया, किन क्षेत्रों पे अधिकार किया और इनके क्या प्रभाव हैं, ये हमारा आज का विषय होगा। सबसे पहले इसमें इंडो ग्रीक आते हैं। तो मौर्योत्तर काल में, मौर्य काल के बाद जो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन का सिस्टम था, जो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन की प्रोसेस थी, वह कमज़ोर हुई। राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया कमज़ोर होने के कारण, उसमें पतनशीलता के तत्व आ जाने के कारण विदेशी आक्रांताओं के लिए भारतीय ज़मीन फिर से सहज हुई और इस पे आक्रमण का पुनः आधार बना। इस क्षेत्र में सबसे पहले जो प्रमुख आक्रांता आए वे इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी थे। इंडो ग्रीक का तात्पर्य होता है ऐसे यूनानी या ग्रीक जो भारत पे शासन किए, जिन्होंने भारत में कुछ समय तक लिए अपना साम्राज्य स्थापित किया, यह इंडो ग्रीक हैं। एक्चुअली मौर्योत्तर काल में वैदेशिक साम्राज्यवादिता जो है, मौर्योत्तर काल की जो वैदेशिक साम्राज्यवादिता है, यही इस कथानक का मुख्य विषय है। और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो जो हिंद यमन का आक्रमण हुआ है वह बेसिकली, पहले समझते कि हिंद यमन या इंडो ग्रीक क्या है। इंडो ग्रीक का जो कंसर्न है वह मुख्यतः अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और कुछ तुर्कमेनिस्तान के क्षेत्र को समाहित करता है। मतलब इन क्षेत्रों के ही इंडो ग्रीक शासक थे और इन्हीं क्षेत्रों को मिलाकर इन लोगों ने शासन किया था। तो इसमें मुख्यतः आ सकता है एक जियोग्राफिकल जो इनकी बाउंड्री है, तो जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें मुख्यतः समाहित होते हैं अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और तुर्कमेनिस्तान के थोड़े बहुत क्षेत्र। इन्हीं क्षेत्रों पे इंडो ग्रीक शासकों ने शासन किया। अब समझिए थोड़ा सा इनके बैकग्राउंड को। इंडो ग्रीक शासन का तात्पर्य क्या हुआ? मैंने पहले चर्चा किया कि सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुआ। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारियों में सत्ता के लिए जो संघर्ष हुआ, उस दौरान जो सत्ता में बदलाव आता है, जो सत्ता का विभाजन होता है, उसके लिए दो प्रमुख संधियाँ की गई। प्रथम संधि थी ट्रिपरैंडिस की संधि जो 323 ईसा पूर्व में हुई है, ट्रिपरैंडिस की संधि, और दूसरा हुआ है बेबीलोन की संधि। तो पहला आपका है ट्रिपरैंडिस की संधि और दूसरा है बेबीलोन की संधि। इन संधियों में जो साम्राज्य का बंटवारा हुआ, उन साम्राज्य के बंटवारा में सेल्यूकस को मुख्यतः बैक्ट्रिया और पार्थिया का क्षेत्र मिला। सेल्यूकस जो सिकंदर के सेनापति थे, सेल्यूकस को बैक्ट्रिया का क्षेत्र और पार्थिया का क्षेत्र मिलता है। बैक्ट्रिया मध्य एशियाई क्षेत्र है, तो बैक्ट्रिया का जो क्षेत्र इनको प्राप्त होता है और दूसरा पार्थिया में, इसे क्या हुआ कि बाद में सेल्यूकस के उत्तरवर्ती अवस्था में, सेल्यूकस के पश्चात उनके उत्तराधिकारियों में जो यहाँ पे शासक नियुक्त किए गए, उन लोगों ने इसे स्वतंत्र करा लिया।
जिनमें बैक्टीरिया की स्वतंत्रता डायोडोटस के द्वारा होती है, जबकि पार्थिया की स्वतंत्रता आर्सेकस के नेतृत्व में होती है। इन दोनों क्षेत्रों के में स्वतंत्रता स्थापित होने के बाद या स्वतंत्र शासन स्थापित होने के बाद यही जो बैक्टीरिया का क्षेत्र है, यही लोगों ने भारत पे आक्रमण किया और इन्होंने इन्हीं क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों की हम चर्चा भी पहले किए, इन्हीं क्षेत्रों में इन्होंने अपना शासन स्थापित किया। तो इसे बैक्टीरिया का भी शासन कह सकते हैं या इंडो ग्रीक शासन भी कह सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो हो सकता है कि इन आक्रांताओं का, इन युद्धों का या इन आक्रमणों का क्रम बताइए। तो इन आक्रमणों का क्रम होगा इंडो ग्रीक, शक, पहलव, तब कुषाण। तो एक तो आपका ऐसे क्वेश्चन हो सकता है। इंडो ग्रीक के स्थान पे बैक्टीरिया भी दे सकता है, क्योंकि बैक्टीरिया को ही केंद्र बनाकर इन लोगों ने भारतीय क्षेत्रों में शासन स्थापित किया था और बाद में चल के फिर जब भारत में इनका शासन स्थापित हो गया तो इन्होंने अपना मुख्य केंद्र बना लिया सियालकोट, मतलब पंजाब को। तो बैक्टीरिया इनका मुख्य केंद्र था प्रारंभिक समय में। यहाँ से ही ये लोग धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अब बैक्टीरिया और पार्थिया, बैक्टीरिया में जो बैक्टीरिया के यूनानी शासक थे, इन्होंने भारतीय क्षेत्रों पे जब आक्रमण किया तो इनके दो वंश प्रमुख रूप से भारत में प्रभावी होते हैं, जिनमें प्रथम है डेमेट्रियस वंश और दूसरा है यूक्रेटाइडिस वंश। तो ये दोनों कहाँ से आए हैं? बैक्टीरियाई शासक हैं। ये दोनों बैक्टीरिया के वही शासक हैं जो सेल्यूकस के परंपरा से जुड़े हैं या सेल्यूकस के उत्तराधिकारी में थे। डेमेट्रियस वंश में जो प्रथम शासक थे वे थे यूथिडेमस। अब समझिएगा, अभी यूथिडेमस प्रथम शासक थे, जबकि बैक्टीरिया की स्वतंत्रता डायोडोटस ने स्थापित किया। लेकिन इसके बाद जब भारतीय क्षेत्र पे ये लोग आगे बढ़ते हैं, अधिकार करते हैं बेसिकली पंजाब में और सियालकोट को अपनी राजधानी बनाते हैं, तो उसमें मुख्य भूमिका किसने निभाई? वह थे यूथिडेमस। इसीलिए यूथिडेमस हुए। और चूंकि यूथिडेमस जो हैं इनके आदि पुरुष हैं, इन्हीं के नेतृत्व, इन्हीं के उत्तराधिकारी डेमेट्रियस ने भारत में सियालकोट को केंद्र बना के बैक्टीरिया साम्राज्य की स्थापना किया था या इंडो ग्रीक शासन की स्थापना किया था। इसीलिए इसे डेमेट्रियस वंश, और चूंकि इनके फोरफादर, इनके प्रमुख व्यक्ति थे यूथिडेमस, इसीलिए डेमेट्रियस वंश को यूथिडेमस वंश भी कहते हैं। तो एक हुआ डेमेट्रियस वंश और यूथिडेमस वंश। तो पहला तो आपका ये हो गया। दूसरा हुआ यूक्रेटाइडिस वंश। तो यूक्रेटाइडिस ने जिन क्षेत्रों पर अधिकार किया, जहां शासन स्थापित किया, वह कहलाए यूक्रेटाइडिस वंश। यूक्रेटाइडिस वंश में यूक्रेटाइड हुए प्रमुख पहला, दूसरे प्रमुख हुए एंटियालकिड्स और तीसरे प्रमुख हुए हर्मियस इस वंश के अंतिम शासक थे। तो अब हम लोग चलते हैं, मतलब एक तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि इंडो ग्रीक का क्षेत्र कहाँ पे है, इंडो ग्रीक वाले किन किन क्षेत्रों में भारत में आते हैं, किन क्षेत्रों को अपना केंद्र बनाते हैं। और दूसरा आप समझिएगा, अगर कंसेप्चुअल पॉइंट से देखें तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इंडो ग्रीक के बाद शकों ने महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और उसके बाद शकों ने कई स्थानों पे बेसिकली 4 स्थानों पर अपना केंद्र बना के भारत में शासन स्थापित किया, जिसमें एक था तक्षशिला, दूसरा था मथुरा, तीसरा है आपका महाराष्ट्र और चौथा है मालवा और काठियावाड़ का क्षेत्र। तो एक जगह पे मेउस हुए, दूसरे जगह पे राजबुल हुए, तीसरे जगह पे भूमक हुए जिन्होंने क्षरात वंश की स्थापना किया महाराष्ट्र में, और चौथे हुए चष्टन जिन्होंने मालवा और काठियावाड़ में कारदमक वंश की स्थापना किया है। इसी के एक शासक थे आपके रुद्रदामन। तो एक तो आपको इनको पढ़ना है। तो शक 4 जगह हैं जिन्होंने, ये बेसिकली क्षत्रप थे, तो क्षत्रप प्रणाली के अंतर्गत इन्होंने शासन किया। तो ये क्षत्रप प्रणाली 4 स्थानों को अपना केंद्र बनाई थी, तक्षशिला, मथुरा, महाराष्ट्र और मालवा एवं काठियावाड़। तो इन 4 केंद्रों को बना के इन लोगों ने अपना शासन स्थापित किया था। जब पहलव आए तो पहलव ने क्या किया? पहलवों ने तक्षशिला को अपना केंद्र बना के शासन किया। इसमें प्रमुख शासक हुए गोंडोफर्नीज और मित्रदत्स।
मिथ्रेदस और गोंडोफर्निज। इसके बाद जो अगले वंश आए जो इसमें सबसे शक्तिशाली बाद में सिद्ध हुए, इन्होंने क्या किया, इन प्रमुख क्षेत्रों पे सब पे अधिकार कर लिया और अधिकार करने के बाद कुषाणों ने एक बड़े भूभाग पे अपनी शासन सत्ता स्थापित किया और इसका जो मुख्य केंद्र बनाया वह पेशावर को और मथुरा को इसका मुख्य केंद्र बना के शासन किया। इसमें प्रमुख शासक कुजुल कटफिसेस, बिंग कटफिसेस और कनिष्क आते हैं। कुजुल कटफिसेस को चीनी साहित्य में क्यूत्सिको क्यों कहा गया है, जबकि बिंग कटफिसेस को एन काओ चेन कहा गया है और कनिष्क का नाम मिलता है किया किचा। चूँकि इसकी चर्चा भी हम अगले टर्न पे करेंगे, जब हम कुषाण तक पहुँचेंगे तो आपको और डिटेल बताएंगे। तो ये मतलब 4 प्रमुख इनके केंद्र हैं और 4 प्रमुख वंशजों ने कहाँ कहाँ पे शासन किया। तो पहले आपको समझिएगा, ये है पंजाब के सियालकोट में अपना इन्होंने केंद्र बनाया था, ठीक है। दूसरा आते हैं आपके शक, ठीक है, बताए, जिन्होंने 4 केंद्रों को 4 केंद्रों को अपना राजनीतिक सत्ता का स्थल या सेंट्रल बना के शासन किया। तीसरा आए पहलव, जिन्होंने फिर पंजाब जिन्होंने तक्षशिला को केंद्र बनाया। और चौथा आते हैं कुषाण, जिन्होंने पेशावर और मथुरा को केंद्र बना के शासन किया। तो पहली बात यह है कि ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे याद कीजिए, आपके लिए इजी हो जाएगा। और जब तक आप इसे ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझेंगे तब तक आप हमेशा कंफ्यूज होते रहेंगे। इनका शासन केंद्र कहाँ पे है, अगर आप इसको समझ लेंगे तो काफ़ी हद तक आपके लिए इजी हो जाएगा। इसके बाद इनकी विशेषताएं, इन्होंने किन किन वंशों का इसमें कौन कौन से प्रमुख शासक हुए, उन्होंने क्या क्या किया, इन सब की चर्चा इसमें की जाएगी। अब आते हैं हम लोग फिर आगे, अब हेडिंग डालिएगा इंडो ग्रीक वंश, हिंद यूनानी, इंडो ग्रीक में मुख्यतः मैंने कहा अगर भौगोलिक क्षेत्र देखा जाए इंडो ग्रीक का तो कौन कौन से आते हैं, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये प्रमुख क्षेत्र आते हैं। चूँकि इंडो ग्रीक वालों ने बैक्टीरिया को अपना केंद्र बनाया और बैक्टीरिया को केंद्र बना के फिर भारतीय क्षेत्रों पर इन लोगों ने प्रवेश किया। इसमें 2 प्रमुख बैक्टीरियाई वंश होते हैं। तो पहला होता है आपका डेमेट्रियस वंश या यूथिडेमस वंश और दूसरा होता है आपका यूक्रेटाइडिस वंश। तो ये तो इनका भौगोलिक क्षेत्र हो गया। भारत में इनके 2 प्रमुख केंद्र हैं या 2 प्रमुख वंश हैं। पहला यूथिडेमस वंश या डेमेट्रियस वंश, दूसरा यूक्रेटाइडिस वंश। अब पहले एक शासक को देख लीजिए आप, कौन कौन से प्रमुख शासक हुए। यूथिडेमस वंश में जो प्रमुख शासक हुए हैं वो पहले हैं आपके यूथिडेमस, फिर हैं अपोलोडोटस, यूथिडेमस, अपोलोडोटस। इसके बाद आते हैं आपके फिर उसके बाद अब यूथिडेमस के बाद डेमेट्रियस और डेमेट्रियस के बाद अपोलोडोटस और अपोलोडोटस के बाद मिनांडर के बाद स्ट्रेटो प्रथम और इसके बाद आते हैं स्ट्रेटो द्वितीय।
स्टेटो प्रथम और स्टेटो द्वितीय। इसमें से एक इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चन हो सकता है, स्टेटो प्रथम जो था, चूँकि यह अल्पवयस्क शासक था, इसीलिए इसकी जो संरक्षिका थी, इसकी माता थी, इसकी पैट्रोनेस थी, उनका नाम था अगाथोक्लिया। अगाथोक्लिया, कहीं कहीं एक एगाथोक्लिया भी लिख के आता है, अगाथोक्लिया। यूथिडेमस वंश या डेमेट्रियस वंश का मुख्य केंद्र कहाँ पे है? इनका मुख्य केंद्र है पंजाब। पंजाब के सियालकोट, तो इनकी राजधानी है सियालकोट। तो इनका मुख्य केंद्र पंजाब का सियालकोट। पंजाब के सियालकोट को इन्होंने अपना मुख्य केंद्र बनाया, अपनी राजधानी बनाई, और यहीं से इन्होंने शासन संचालन अपना किया। और यूक्रेटाइडिस वंश का मुख्य केंद्र है पंजाब का तक्षशिला। ठीक, पंजाब का तक्षशिला। तो ये पंजाब का सियालकोट, ये पंजाब का तक्षशिला। पंजाब का तक्षशिला, पंजाब तक्षशिला। ठीक है, ये दोनों केंद्र हैं। यूक्रेटाइडिस वंश के जो मुख्य शासक हैं वे हैं, क्योंकि यूक्रेटाइडिस वंश का जो इतिहास है वह भारतीय परिप्रेक्ष्य में बहुत क्लियर नहीं है। इसमें जो प्रमुख शासक के हमारे पास नाम मिलते हैं, उनमें सबसे प्रमुख तो इस वंश के संस्थापक है यूक्रेटाइडिस। तो इसके संस्थापक शासक हो गए यूक्रेटाइडिस। तो पहला हो गया आपका यूक्रेटाइडिस। दूसरे प्रमुख शासक हैं जो भारत में प्रमुख हैं, एंटियालकिड्स। और तीसरे हैं हर्मियस। तीसरे प्रमुख हैं हर्मियस। अब इसमें समझिएगा, जो यूक्रेटाइडिस वंश है इसका इतिहास बहुत कम मिलता है, इसलिए पहले इसको बता देते हैं, समझिएगा। यूक्रेटाइडिस वंश का भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारत में इमर्जन जो है, उद्भव जो है, ये अपने क्लाइमेक्स पे कब चलते हैं? ये चलते हैं जब डेमेट्रियस वंश के अंतिम शासक स्टेटो प्रथम, तो स्टेटो प्रथम की जब मृत्यु हो जाती है, तो स्टेटो प्रथम के बाद इन्हीं यूक्रेटाइडिस वंश वालों ने इन क्षेत्रों पे अधिकार कर लिया, और इन्होंने फिर तक्षशिला को केंद्र बना के अपना शासन संचालन किया कुछ समय तक। लेकिन जब इनके अंतिम शासक हर्मियस आते हैं, उसके बाद कुषाणों ने इन क्षेत्रों पे अधिकार कर लिया, और उसके बाद कुषाण वंश के अंतर्गत ये पूरा क्षेत्र समाहित हो गया। तो मतलब दोनों की सत्ता कुषाणों के अंतर्गत ही समाहित हो गई है। तो एक कंसेप्ट आपका ये हो गया। दूसरा, एंटियालकिड्स से एक क्वेश्चन और महत्वपूर्ण बनता है। वह क्वेश्चन है कि एंटियालकिड्स भागवत धर्म के अनुयायी थे, और इन्होंने विदिशा के शासक भागभद्र के दरबार में अपना राजदूत हेलियोडोरस को भेजा था, और जिसने गरुड़ स्तंभ की स्थापना कराई थी। तो गरुड़ स्तंभ कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, हेलियोडोरस। ठीक है, तो आपका हेलियोडोरस के माध्यम से जो गरुड़ स्तंभ स्थापित किया गया था, जिससे पता चलता है कि भागवत धर्म इस समय तक विदेशी शासकों द्वारा भी आत्मसात किया जा रहा था। उनके फॉलोअर्स वे लोग भी बन रहे थे। और इससे एक अन्य जानकारी मिलती है कि अभिलेखिक दृष्टि से भागवत धर्म का यह प्राचीनतम अभिलेख भी माना जाता है। तो आपको अभिलेखों में एंटियालकिड्स के समय में हेलियोडोरस का अभिलेख, जिसे कहते हैं गरुड़ स्तंभ, ये महत्वपूर्ण है। दूसरा आप समझिएगा कि अभिलेखों में भागवत धर्म का प्राचीनतम उल्लेख जो है यह हेलियोडोरस का अभिलेख है, हेलियोडोरस का गरुड़ अभिलेख है। जबकि अगर यही आपको मुद्रा में पूछे, कि भागवत धर्म से संबंधित प्रथम सिक्का या प्रथम कॉइन्स किसका है, तो आंसर हो जाएगा अपोलोडोटस। समझिएगा,
तो भागवत धर्म से संबंधित प्रथम जो सिक्का है, कॉइन्स है, मुद्रा है, जिसमें भागवत धर्म के बारे में जानकारी मिलती है, वह अपोलोडोटस की मुद्रा है। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया। अब तो अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगर इसी में आपसे और क्वेश्चन पूछ ले कि सर्वप्रथम चक्रधारी भगवान कृष्ण और हलधारी बलराम के चित्र किसके सिक्कों पे प्राप्त होते हैं, या पूछ सकता है कृष्ण भगवान कभी कोई लिखता है संकर्षण और बलराम से युक्त सिक्के किसके हैं सर्वप्रथम, तो वह सिक्का पहला है अगाथोक्लिया का, स्टेटो द्वितीय के अगाथोक्लिया। तो इनका जो सिक्का है यह, इसमें सर्वप्रथम भगवान कृष्ण और बलराम के चित्र मिलते हैं। कृष्ण प्लस बलराम के सिक्के के चित्र में अंकित हुए हैं। तो आपके दो क्वेश्चन हुए। प्रथम पूछेगा अपोलोडोटस, अगर इन दोनों को मिला के पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा अगाथोक्लिया। और इसी में तीसरा क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि भागवत धर्म में सर्वप्रथम चतुर्भुजी विष्णु के अंकन वाली मुद्रा किसकी है, तो आंसर हो जाएगा कुषाण वंश के शासक हुविस्क। तो सर्वप्रथम चतुर्भुजी विष्णु का अंकन मिलता है हुविस्क के सिक्कों पर। चतुर्भुजी विष्णु पूछेगा तो हुविस्क के सिक्कों पे आ जाएगा। और अगर सर्वप्रथम चतुर्भुजी शिव का अंकन पूछेगा तो आंसर हो जाएगा कनिष्क। सर्वप्रथम चतुर्भुजी शिव का अंकन, चतुर्भुजी भगवान शिव का अंकन किसके सिक्कों पे हुआ है, तो हो जाएगा आंसर आपका कनिष्क। एक तो एक क्वेश्चन हुआ। एक अगला क्वेश्चन और बन सकता है, वह है कि भारतीय देवताओं का मानव के रूप में प्रथम चित्रण जो किसी सिक्कों पर हो वह कौन सा है। तो भारतीय देवताओं का मानवीय रूप में जो सिक्कों पे किया गया प्रथम चित्रण है वह है अगाथोक्लिया का। वह कृष्ण और बलराम के जो चित्र हैं यह भारतीय इतिहास के प्राचीनतम ऐसे चित्र हैं जिसमें देवताओं का मानकीकरण किया गया है, मानव रूप में उन्हें चित्रित किया गया है। तो यह एक प्रकार से एंथ्रोमॉर्फिक फीचर्स का कॉइन्स है अगाथोक्लिया। तो आपके 4-5 ये प्रमुख आंसर आपके कॉइन्स के दृष्टिकोण से हो सकते हैं, और ये क्वेश्चन आपके कई बार पूछे भी जाते हैं। अगला ये तो एक तो आपका इनका इतिहास हो गया। अब आते हैं हम लोग जो मुख्यतः इतिहास है इनका, वो है डेमेट्रियस वंश का इतिहास। अब डेमेट्रियस वंश के इतिहास में देखते हैं, डेमेट्रियस वंश के इतिहास में देखते हैं क्या है। जैसा हमने पहले चर्चा किया कि डेमेट्रियस वंश के इतिहास में कि डेमेट्रियस प्रथम शासक था जिसने मौर्योत्तर काल में भारत में आक्रमण किया। तो मौर्योत्तरकालीन प्रथम विदेशी आक्रमण का नेतृत्वकर्ता डेमेट्रियस है, लेकिन मौर्योत्तरकालीन प्रथम विदेशी आक्रमणकारी पूछेगा तो हखामसी हो जाएगा। लेकिन अगर पूछेगा मौर्योत्तर काल का प्रथम विदेशी आक्रमणकारी तो आंसर हो जाएगा डेमेट्रियस। अगर वंश पूछेगा तो डेमेट्रियस वंश या यूथिडेमस वंश आंसर होगा। वो डिपेंड करता है कौन से ऑप्शन हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि न मौर्योत्तर काल लिखता है न प्राक मौर्य काल लिखता है, सीधे कहता है निम्नलिखित में कौन सा प्रथम विदेशी आक्रमणकारी है। तो आपको देखना है कि किसके बारे में पूछ रहा है, तो उसका आंसर हखामसी होगा कि डेमेट्रियस आंसर होगा। तो ये तो हो गया। तो डेमेट्रियस भारत में यूथिडेमस वंश का संस्थापक भी है, उसका प्रथम शासक भी है। भारत में मौर्योत्तर काल में यह प्रथम यूनानी है जिसमें आक्रमण किया है। ये इसके प्रमुख साक्ष्य हैं। अपोलोडोटस की चर्चा हम पहले ही आपको कर चुके हैं। अपोलोडोटस के बारे में कोई अन्य जानकारी नहीं मिलती है, बस यही जानकारी मिलती है जो हमने अभी कॉइन्स की बात किया। अगला
इसके बाद इसके जो प्रमुख शासक हैं वो हैं आपके मेनांडर। मेनांडर सबसे फेमस और महत्वपूर्ण शासक हैं इनके। मेनांडर, इसे मेनांडर के कई नाम मिलते हैं, जैसे मिलिंद, इसी तरह करदम, इसी तरह इनका नाम मिलता है पुष्पनिंद, आलिस निम्भ, यज्ञ क्रिमिस, अनेक नामों की इनकी चर्चा मिलती है। और तारानाथ जो तिब्बती इतिहासकार थे जिन्होंने कंगयूर और तंगयूर नामक ग्रंथ लिखा था, कंगयूर और तंगयूर नामक ग्रंथ लिखा था, उन्होंने इनका नाम मीनार बताया है। मीनार, उन्होंने इनका नाम मीनार बताया है। इसी तरह आर्य मंजूषी मूलकल्प में इनका नाम महायक्ष बताया गया है। तो अनेक नामों की चर्चा होती है, ये सब आपको नोट्स में मिलेंगे। जहाँ तक इसके स्रोत की बात है, मुख्यतः मेनांडर के बारे में जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं, कुछ पुराणों में इनका उल्लेख मिलता है। दूसरा, मेनांडर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आर्य मंजूषी मूलकल्प से मिलता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण स्रोत है वह है आपका मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो मतलब मिलिंद के प्रश्न। इसी तरह इनके बारे में तत्कालीन साहित्य से भी हमारे पास महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अभिलेखों में मेनांडर के 2 अभिलेख महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से मेनांडर का जो पहला अभिलेख है वह बाजौर क्षेत्र से मिला है। बाजौर घाटी है आपका पेशावर में, पेशावर के बाजौर घाटी से मिला है। यहाँ पर एक शिवकोट है, शिवकोट क्षेत्र है, शिवकोट है। उसी शिवकोट पर यह बाजौर घाटी में स्थित है जो पेशावर में है। यहाँ पे ही शिवकोट पे ही लिखा गया है। तो एक अभिलेख तो इनका ये हो गया, और दूसरा इनका सबसे फेमस है महत्वपूर्ण अभिलेख है रेह अभिलेख, जो फतेहपुर से मिला है। रेह अभिलेख जो फतेहपुर से मिला है। मेनांडर के जितने नामों की हमने अभी चर्चा किया है, इन सभी नामों का तादात्म्य मेनांडर के साथ जी.आर. शर्मा जी ने स्थापित किया है। उन्होंने बताया है कि जो इतने नाम प्राप्त हो रहे हैं ये सभी नाम मेनांडर के हैं। मेनांडर का भारतीय इतिहास में जो स्थान है वह सबसे ज़्यादा उनकी साम्राज्यवादिता को लेकर है। इतिहासकार स्ट्रैबो तो कहता है कि मेनांडर सिकंदर से भी अधिक साम्राज्यवादी था। मेनांडर सिकंदर से भी अधिक साम्राज्यवादी था, जिसने एक बड़े विशाल क्षेत्र पे शासन स्थापित किया, और कहता है कि यह एक बड़े क्षेत्र को जीतने के साथ साथ इसने ब्यास नदी और आगे चलकर इसेमस का मतलब होता है यमुना नदी। इसेमस मतलब यमुना नदी। यमुना नदी को इसेमस कहा गया है। दूसरा, यमुना नदी को कालिंदी कहा गया है, और साहित्य में इच्छुमती कहा गया है। तो कालिंदी और इच्छुमती भी यमुना नदी का नाम है। जबकि मेगास्थनीज ने यमुना नदी को जेबोरेस कहा है। मेगास्थनीज ने यमुना नदी को जेबोरेस कहा है। यमुना नदी को जेबोरेस कहा है। माना जाता है कि मेनांडर का साम्राज्य झेलम नदी से लेकर मथुरा तक विस्तृत था। झेलम नदी से लेकर मथुरा तक इसका साम्राज्य विस्तृत था। इस प्रकार इसने एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया और एक बड़े साम्राज्य पे इसने शासन स्थापित किया। तो ये तो आपके महत्वपूर्ण डाटा है मेनांडर संबंधित। मेनांडर बौद्ध धर्म के प्रमुख समर्थक थे। मेनांडर बौद्ध धर्म के प्रमुख समर्थक थे, और मेनांडर के संदर्भ में जो बताया भी कि महत्वपूर्ण स्रोत है आपके मिलिंद पन्हो, मिलिंद के प्रश्न। तो मिलिंद मतलब हुआ मेनांडर। मेनांडर ने
जिन बातों या सिद्धांतों को लेकर उनमें कन्फ्यूज़न था, उनमें संशयवाद था, उन सब के संदर्भ में बौद्ध भिक्षु नागसेन से उन्होंने चर्चा किया। उन्हीं सब के विचारों को इस ग्रंथ में संकलित किया गया है, जिसे कहा जाता है मिलिंद पन्हो या मिलिंद के प्रश्न। और मेनांडर के मिलिंद पन्हों में एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है कि मिलिंद पन्हों में 75 प्रकार के शिल्पियों का उल्लेख मिलता है। मिलिंद पन्हों में 75 प्रकार के शिल्पियों का उल्लेख मिलता है, जबकि जातक ग्रंथों में 18 प्रकार के शिल्पियों का उल्लेख मिलता है। जातक ग्रंथों में 18 प्रकार के शिल्पियों का उल्लेख है और मिलिंद पन्हों में 75 प्रकार के शिल्पियों का उल्लेख है। अभिलेखों में मेनांडर को धर्मनिष्ठ बौद्ध कहा गया है, तो इसकी एक उपाधि है धर्मनिष्ठ बौद्ध। इसे कहा गया है धर्मनिष्ठ बौद्ध। मेनांडर को धर्मनिष्ठ बौद्ध कहा गया है। कहा जाता है कि बौद्ध परंपरा के विपरीत मेनांडर की मृत्यु के पश्चात मेनांडर के शव को जलाया गया था। तो जबकि बौद्धों में शव जलाने का विधान नहीं था, लेकिन मेनांडर का दाह संस्कार किया गया था। और अगर प्लूटार्क के कथन पर विश्वास करें, प्लूटार्क ने कौन सी किताब लिखी है? लाइव्स। प्लूटार्क की किताब का नाम है लाइव्स और स्ट्रैबो की किताब का नाम है जियोग्राफिका। जियोग्राफिका 3 लोगों ने लिखा है, 3 नाम से, मतलब 3 इतिहासकारों ने इसी नाम से ग्रंथ लिखा है। पहले है स्ट्रैबो जिन्होंने लिखा है जियोग्राफिका, दूसरे हैं टालमी जिन्होंने लिखा है जियोग्राफिका, और तीसरे हैं हिकेटस मिलेटस या मिलेटस हिकेटस, उनका नाम है पूरा मिलेटस हिकेटस। उन्होंने भी जियोग्राफिका नाम से किताब लिखी है। तो जियोग्राफिका नाम से 3 लोगों ने किताब लिखी है। प्लूटार्क के अगर कथनों पर विश्वास किया जाए, प्लूटार्क कहता है कि मेनांडर के मृत्यु के पश्चात मेनांडर के अस्थि अवशेषों को, उसके अवशेषों को प्राप्त करने के लिए कई वंशों और कई अन्य लोगों ने उसके लिए संघर्ष किया। मतलब जैसे मैंने चर्चा किया था कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शारीरिक या अस्थि अवशेषों को लेने के लिए संघर्ष हुआ, जिसे बाद में महाकश्यप ने उसका बंटवारा किया और उसे 8 भागों में बांटा गया। हमने पहले चर्चा किया था। उसी तरह कहा जाता है कि इनके भी अस्थि अवशेषों या शारीरिक अवशेषों को लेने के लिए तत्कालीन शासकों में संघर्ष हुआ। इसकी बात की चर्चा कौन करता है? प्लूटार्क अपने लाइव्स में। कहा जाता है कि अपने अंतिम दौर में मेनांडर ने सत्ता का परित्याग कर दिया और उसके बाद बौद्ध भिक्षु हो गए। तो बौद्ध भिक्षु बनकर इन्होंने सत्ता का परित्याग किया है, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और दूसरा कि एक इनका महत्वपूर्ण कथन भी था, वो कहता है कि यदि मैं भिक्षु हो गया तो बहुत अधिक समय तक जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे दुश्मनों की संख्या बहुत अधिक है। यह कथन किसका है? मेनांडर का। ये भी आपको आ सकते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मेनांडर का जो अन्य महत्वपूर्ण देन है वह है कि भारत में जो सबसे पहले लेख युक्त सिक्के चलाए गए, जिसमें लिखा कुछ गया हो, तो उसे कहते हैं लेख युक्त सिक्का। भारत में जो प्रथम लेख युक्त सिक्के चलाए गए वह हिंद यवन शासकों ने चलाया है। तो पहला तो हिंद यवन शासक हो जाएगा। दूसरा, अगर इसमें शासक का नाम पूछ ले तो आंसर हो जाएगा मेनांडर। तो मेनांडर के पहले सिक्के हैं जो आपके लेख युक्त मिलते हैं। और मेनांडर ने लेख युक्त सिक्के के साथ साथ ऊंट की आकृति वाले भी सिक्के चलाए हैं। मेनांडर ने ऊंट की आकृति वाले सिक्के भी चलाए हैं। साथ ही साथ
मेनांडर के सिक्कों की एक अन्य खासियत है कि मेनांडर ने वृषभ आकृति वाले भी सिक्के चलाए और मेनांडर ने हाथी के शीर्ष की आकृति वाले भी सिक्के चलाए हैं। तो हाथी, वृषभ और ऊंट की आकृति वाले सिक्के भी मेनांडर के प्राप्त होते हैं। ये महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो मेनांडर के प्रथम सिक्के ऐसे सिक्के हैं जो आपके लेख युग में लिखा गया है। लेकिन यहीं पे दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, समझिएगा कि ये चूंकि सिक्कों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है तो जो कन्फ्यूज़न होता है उस संदर्भ में हम देखते हैं। पहले एक तो आ सकता है कि भारत में लेख युक्त सिक्के सबसे पहले किस वंश ने चलाए, तो आपका आंसर होगा इंडो ग्रीक ने। लेख युक्त सिक्के इंडो ग्रीक। भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के फिर इंडो ग्रीक। तो भारत में पहले लेख युक्त आएगा तब भी इंडो ग्रीक, भारत में स्वर्ण सिक्के पहले आएगा तब भी इंडो ग्रीक। लेकिन अगर यही अब क्वेश्चन आपको अगर बदल सकता है कि भारत में लेख युक्त सिक्के सबसे पहले किस शासक के मिलते हैं, तब आंसर हो जाएगा मेनांडर। तो लेख युक्त सिक्के प्लस शासक अगर पूछेगा तो आंसर हो जाएगा आपका मेनांडर। और चित्रयुक्त सिक्के, भारत में सबसे पहले चित्रयुक्त सिक्के जिसमें कोई चित्र बना हो, यह सिक्का किसका है? यह भी इंडो ग्रीक का है। तो भारत में सबसे पहले चित्रयुक्त सिक्के भी इंडो ग्रीक का है। हमने पहले चर्चा किया जिसमें बलराम और कृष्ण भगवान आज के चित्र मिलते हैं। तो समझिएगा, तो भारत में लेख युक्त सिक्के चलाने का श्रेय इंडो ग्रीक को हो, स्वर्ण सिक्के सबसे पहले चलाने का श्रेय भी इनको दिया जाता है। और उसके बाद चित्रयुक्त सिक्के भी यही चलाते हैं पहले। शासक पूछेगा तो मेनांडर। अब इसी में एक नया क्वेश्चन समझिए, भारत में सबसे पहले तिथियुक्त सिक्का किसका है? समझिएगा, तिथि मतलब जिस पे डेट लिखा हो। हमने अभी यहाँ क्या किया, यहाँ पे लेख मतलब कुछ लिखा गया हो तो लेख युक्त हो गया। लेकिन यहाँ पे तिथि मतलब डेट लिखा हो। जब डेट युक्त सिक्का आएगा तो शकों ने चलाया है कौन से? वह आंसर होगा जयदामन या रुद्रदामन। अगर ऑप्शन जयदामन होगा तो रुद्रदामन से पहले हुआ है तो जयदामन आंसर होगा। अगर जयदामन ऑप्शन में नहीं होगा तो आंसर होगा आपका रुद्रदामन। तो भारत में सबसे पहले जब तिथि के साथ पूछेगा विथ डेटिंग सिस्टम, तो तिथि युक्त सिक्का पूछेगा तो आंसर हो जाएगा शक। और अगर शासक पूछेगा तो आंसर हो जाएगा जयदामन। अगर जयदामन ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आंसर होगा रुद्रदामन, क्योंकि रुद्रदामन को ही ऑप्शन देके पूछा गया है, रुद्रदामन। और यहाँ तक कि पूछ लिया गया है कि रुद्रदामन किस वंश ने सिक्के चलाए, तो हो जाएगा कार्दमक वंश। कार्दमक वंश आंसर हो जाएंगे आपके कार्दमक वंश। तो क्योंकि रुद्रदामन किस वंश का है? कार्दमक शाखा का है, तो कार्दमक वंश हो गया। तो ये आपसे सिक्कों से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। हिंदयानों ने, अब और महत्वपूर्ण क्वेश्चन समझिएगा, भारतीय इतिहास में सर्वाधिक सिक्के, सभी प्रकार के सिक्के, चाहे वो स्वर्ण सिक्के हों, चाहे रजत सिक्के हों, चाहे वो तांबे के हों, चाहे वो प्रोटीन के हों, इसके भी हों। तो भारत में सर्वाधिक अगर पूछेगा सिक्का किस वंश ने जारी किया, सर्वाधिक सिक्का, और कोई भी धातु का नाम न दे, कोई मेटल का नाम न दे, तो आंसर हो जाएगा मौर्य। मौर्यों ने भारतीय इतिहास में सबसे ज़्यादा सिक्का चलाया है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर पूछेगा कि सबसे ज़्यादा स्वर्ण सिक्के किसने चलाया, तो आंसर हो जाएगा गुप्त। अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा सबसे ज़्यादा शुद्ध स्वर्ण सिक्के किसने चलाए, तो आपका फिर आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे कुषाण। अगर यही कोई क्वेश्चन फिर पूछे कि भारत में सबसे ज़्यादा तांबे के सिक्के किस वंश ने चलाए, तो फिर आंसर हो जाएगा कुषाण। तांबे के सबसे ज़्यादा सिक्के किसने चलाए? कुषाण। शीशे का सबसे ज़्यादा सिक्का किसने चलाया पूछेगा, तो सातवाहन। मतलब सिक्कों से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं। और ज़्यादा डाटा आपको नोट्स में मिलेंगे इसके बाद। तो अब समझिए इसके बाद, तो मतलब मेनांडर और शकों में आप ये समझिएगा कि भारत में जो वैदेशिक आक्रमण इस समय हुए हैं उनमें इंडो ग्रीक, शक, कुषाण और पहलव चारों से कई बार कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बनते हैं और हर बार 1, 2, 4 क्वेश्चन जरूर आता है, ये एकदम श्योर है। ठीक है, ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं क्योंकि इनके इतिहास के बारे में जानकारी बहुत कम मिलती है। जो इनके बारे में साहित्य हैं वे बेसिकली ज़्यादातर विदेशी साहित्य हैं, कुछ सिथियन हैं, कुछ चीनी साहित्य मिलते हैं।
तो ऐसे अलग कुछ मध्य एशियाई साहित्य हैं, तो कुछ अलग अलग साहित्य हैं। इसी के कारण इनको बहुत अच्छी तरह से इंटरप्रेट नहीं किया जा सका है, इसी कारण कुछ प्रॉब्लम होती है। मिनांडर के पश्चात अगला जो शासक हुआ इनका पुत्र स्ट्रैटो प्रथम। स्ट्रैटो प्रथम चूँकि अल्पवयस्क शासक था, इसीलिए इसकी माता उसकी पैट्रोनिज बनाई जाती हैं, उनकी संरक्षक होती हैं जिनका नाम है एगाथोक्लिया। और इसके लिए इनके संरक्षण में एगाथोक्लिया और स्ट्रैटो प्रथम क्या एक महत्वपूर्ण सिक्का मिलता है, वह आ सकता है, वह है विजय शैली का सिक्का। विजय शैली का सिक्का है, तो एक प्रकार से कह सकते हैं विक्ट्री स्टाइल कॉइन्स, और दूसरा इनका सिक्का है वृषभ शैली। तो वृषभ शैली और विजय शैली और वृषभ शैली दोनों के सिक्के चलाते कौन है? स्ट्रैटो प्रथम और एगाथोक्लिया। एगाथोक्लिया इनकी माता हैं, स्ट्रैटो प्रथम राजा थे। तो दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है। और इसके बाद अंतिम शासक हैं इस वंश के यूथिडेमस वंश के अंतिम शासक हैं स्ट्रैटो द्वितीय, स्ट्रैटो सेकेंड चूँकि कमज़ोर शासक थे और बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं हुए, इसीलिए इनके काल में धीरे धीरे सत्ता का जो संकेंद्रण था, जो पावर ऑफ सेंट्रलाइजेशन था, वह धीरे धीरे माइग्रेट करके यूक्रेटाइडिस वंश के पास चला गया। और उसके बाद डेमेट्रियस वंश की सत्ता यहाँ से समाप्त हो गई और सभी क्षेत्रों पे यूक्रेटाइड वंश का अधिकार हो जाता है। यूक्रेटाइडिस वंश के अधिकार के बाद यहाँ प्रमुख शासक होते हैं एंटियालकीड्स और हर्मियस, जिनकी चर्चा हम पहले बता चुके हैं। हर्मियस के पश्चात इन क्षेत्रों पे कुषाणों ने अधिकार कर लिया, क्योंकि हर्मियस के पुनर्अंकित सिक्के जो हैं उनमें कुजुल कटफिसेस के नाम मिलते हैं। इससे पता चलता है कि हर्मियस बाद में कुजुल कटफिसेस की अधीनता स्वीकार कर लेता है और इसी के साथ जो आपका बैक्टीरिया के हिंद यवन थे, इनकी शासन सत्ता यहाँ समाप्त होती है, जो लगभग 200 वर्षों तक पश्चिमोत्तर भारत के क्षेत्रों में प्रभावी रही और इसके बाद यहाँ पे समाप्त हो जाती है। अब अगला तथ्य देखते हैं इस बारे में, इनके प्रभाव। यहाँ से भी कई क्वेश्चन पुटअप होते हैं और अक्सर कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके क्वेश्चन पूछने के तरीके कई तरह से हो सकते हैं, जैसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया और दूसरा पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव हिंद यूनानी आक्रमण के फलस्वरूप नहीं पड़ा, या निम्नलिखित में से हिंद यूनानी आक्रमण का प्रभाव भारत पे क्या नहीं है या क्या क्या है। तो अलग तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं और डिपेंड करता है कैसा ऑप्शन आता है। अब इसमें देखते हैं, जहाँ तक इंडो ग्रीक हिंद यूनानी आक्रमण के प्रभावों का कंसर्न है, संदर्भ है, इसमें अनेक महत्वपूर्ण प्रभाव देखे जाते हैं। यद्यपि इतिहासकार विंसेंट स्मिथ जिनकी चर्चा पहले भी किए थे, उनकी महत्वपूर्ण किताब है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया और अकबर द ग्रेट मुगल एम्परर, उनकी महत्वपूर्ण किताब है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया और अकबर द ग्रेट मुगल। इसमें विंसेंट स्मिथ महोदय ने और इन्हीं के साथ साथ टर्नर महोदय, इतिहासकार टर्नर महोदय और स्मिथ ने हिंद यूनानी आक्रमण के प्रभावों को नगण्य माना है, उसकी प्रभाविता को अस्वीकार किया है और मानते हैं कि इनके आक्रमण का कोई भारत में ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। यद्यपि ये कथन एक पक्षी लगते हैं, ये पार्शियल लगते हैं, क्योंकि अगर एनालिटिकल अप्रोच से देखा जाए तो हम देखते हैं कि हिंद यवन आक्रमण का व्यापक क्षेत्रों में प्रभाव दिखाई देता है और जो कहीं न कहीं तब से लेकर वर्तमान परिप्रेक्ष्य तक हमें समाज के क्षेत्रों में दिखाई दे देता है। जैसे अगर अगर प्रभावों को नकारा है पूछेगा तो ऑप्शन हो जाएगा विंसेंट स्मिथ और टर्नर आपके आंसर होंगे। और अगर मान लीजिए इसे प्रभाव पूछता है तो कौन कौन से प्रभाव हैं,
तो सबसे पहला जो प्रभाव है हिंद यवनों का वह है भारत में प्रथम लेखयुक्त प्लस चित्रयुक्त प्लस स्वर्ण सिक्के इन्होंने चलाए। तो प्रथम स्वर्ण सिक्का पूछेगा तो आंसर होगा हिंद यमन। अगर कुषाणों में प्रथम पूछेगा तो आंसर होगा बीम कट विशेष। कुषाणों में पूछेगा प्रथम तो बीम कट विशेष, वैसे पूछेगा तो आपका ये। तो एक तो हो गया, समझिएगा कि लेखयुक्त और चित्रयुक्त, लेकिन तिथयुक्त नहीं। तिथयुक्त पूछेगा तो आंसर हो जाएगा जयदामन या रुद्रदामन कारदामक शाखा वाले, समझ आ गया ना, वो शक हैं। तो एक तो ये सिक्का चलाया गया, इनकी महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरा जो द्रह्म सिक्का है, सिक्कों के लिए जो द्रह्म नाम है यह यूनान से लिया गया है, जिसके प्रणेता इंडो ग्रीक हिंद यवन है। द्रह्म जो है यह इनके सिक्के थे और द्रह्म का छठा भाग होता है ओवल। पूछेगा ओवल क्या है, ठीक है, द्रह्म का छठा भाग होता है ओवल। पूछेगा ओवल क्या है, तो ओवल इनके सिक्के हैं जो द्रह्म का छठवां हिस्सा होता है। तो ये जो द्रह्म के सिक्के आए थे भारत में, इन सिक्कों का भी अंतिम स्रोत जो है हिंद यूनानी शासक ही माने जाते हैं। हिंद यवन शासकों ने भारत में सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के और सीमित मात्रा में शीशे के भी सिक्के चलाए हैं। इन्होंने सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के मतलब रजत, तांबे का सिक्का और सीमित मात्रा में शीशे के सिक्के चलाए हैं। जबकि सर्वाधिक शीशा पूछेगा तो आंसर हो जाएगा सातवाहन। इन्होंने सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के और सीमित मात्रा में शीशे के सिक्के चलाए हैं। अगला समझिए, इनकी एक अन्य महत्वपूर्ण सबसे बड़ी विशेषता है, जो गांधार शैली है, गांधार शैली, मूर्तिकला की जो गांधार शैली है, इसकी नींव इसी काल में पड़ती है। मैंने पहले चर्चा किया था कि जो जिसे भारतीय हेलेनिस्टिक कला कहते हैं, इंडो हेलेनिस्टिक कला, तो हेलेनिस्टिक जो हेलास से बना है, इसका मतलब होता है, हेलास का तात्पर्य होता है भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से लिया गया है। इसका तात्पर्य होता है कि सिकंदर के मृत्यु के पश्चात और रोमन साम्राज्य के उद्भव का जो काल है वह कहलाता है हेलेनिस्टिक एज। हेलेनिस्टिक एज तो सिकंदर के मृत्यु के बाद का काल है, ठीक है। इसी काल को हेलेनिस्टिक काल कहते हैं और उसके प्रमुख प्रणेता कौन है, यही इंडो ग्रीक, ठीक है। तो इसीलिए सिकंदर के बाद जिस कला शैली का विकास होता है, जिसे गांधार कला कहते हैं, उसके प्रमुख प्रणेता, उसके प्रमुख संरक्षक कौन है, हिंद यूनानी शासक। तो मतलब है कि गांधार कला की नींव इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा पड़ती है, जिसे कहते हैं इंडो हेलेनिस्टिक आर्ट। अगला समझिएगा, सांचे में ढली मुद्रा, सांचे में ढली मुद्राओं की शुरुआत इन्होंने किया है। सांचे में ढली मुद्रा, सांचे में ढली मुद्रा की शुरुआत का श्रेय इनको दिया जाता है। इसका मतलब है कि सांचे में ढाल के बनाई गई मुद्रा का तात्पर्य होता है कि एक पहले ये लोग सांचा बनाते हैं, उसी सांचा में जिस भी धातु की मुद्रा होती है, उस धातु को गर्म करने के बाद उसमें डाल दिया जाता है। उसके बाद गर्म करने के बाद, ठीक है, उस पर अभिष्ट मोहर ठप्पा लगा के बनाया जाता है। ये सांचे में ढाल के बनाई गई है। तो सांचे में ढाल के बनाई गई मुद्रा पहले शुरुआत में भारत में प्रचलित नहीं था। तो एक तो आपका ये आंसर हो सकता है। यद्यपि अगर कभी कभी आप क्वेश्चन पढ़े होंगे कि हड़प्पा काल में सांचे में ढालकर मूर्ति बनाने का उल्लेख मिलता है, जिसे कहते हैं लास्ट वैक्स सिस्टम, मधुच्छिष्ट विधि, जिसे कहते हैं आपका लास्ट वैक्स सिस्टम, लास्ट वैक्स सिस्टम, इसको मतलब बोलते हैं मधुच्छिष्ट विधि।
मधुशिष्ट ठीक, मधुशिष्ट विधि, मधुशिष्ट विधि जो है यह क्या कहते हैं, इसमें भी एक सांचा होता है और उस सांचे में जिस तरह की मूर्ति बनानी होती है उसी तरह सांचा बना लेते हैं और उसमें वह पदार्थ पहले से ही गला के डाल देते हैं, उसके बाद वह सूखने के बाद उस तरह का बन जाती है। वर्तमान में ईंट उट जो बनाते हैं, जो ईंट की पथाई होती है, बेसिकली जो होता है बनाने का सिस्टम जो है आपका, वह इसी शैली से बनाई जाती है। अगला देखिए, यूनानियों के अनुकरण पर ही, इनके अनुकरण पर ही कुरिंद शासकों ने और औदुंबर शासकों ने, औदुंबर और कुरिंद जो है गणराज्य हैं, इन्हीं के अनुकरण पर उन लोगों ने सिक्के ढाले हैं। इन्हीं के अनुकरण पर कुरिंद शासकों ने और औदुंबर शासकों ने भी सिक्के ढाले हैं। कुरिंद शासकों की खासियत है कि कुरिंद शासकों के सिक्कों पे ही पहली बार महाराज की उपाधि का उल्लेख मिलता है। कुरिंद शासकों के सिक्कों पर पहली बार महाराज की उपाधि मिलती है। एक क्वेश्चन पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा क्वेश्चन साहब एक और हो सकता है कि किस अभिलेख में महाराज शब्द का पहली बार उल्लेख हुआ है, तब आंसर हो जाएगा बराबर। बराबर गुहा अभिलेख, जो बराबर गुहा लेख है, ठीक है, मौखरियों का, इस लेख में पहली बार महाराज शब्द आता है, उपाधि के रूप में आता है, महाराज उपाधि का उल्लेख हुआ है। जबकि अगर यह कॉइन सिक्का पूछेगा तो कुरिंदों के सिक्कों पे पहली बार, कुरिंदों के सिक्कों पे पहली बार महाराज का उल्लेख मिलता है। अगला, इनकी अन्य महत्वपूर्ण जो देन है भारतीय सभ्यता को या संस्कृति क्या है, कहा था कि ज्योतिष के क्षेत्र पे यूनानी और भारतीय संपर्क के फलस्वरूप अनेक महत्वपूर्ण मतांतरों का विकास हुआ और ज्योतिष के क्षेत्र में भारतीयों ने यूनानियों से बहुत कुछ सीखा है। वराह मिहिर स्वयं कहते हैं, वराह मिहिर कहते हैं कि यूनानी बर्बर हैं, उनका कथन है किसमें है, बृहत संहिता में। यूनानी के लिए वो कहते हैं बृहत संहिता में कि यूनानी बर्बर हैं, तथापि ज्योतिष का श्रेय उन्हें दिया जाता है। तथापि ज्योतिष का श्रेय जन्मदाता उन्हें माना जाता है। तो किसका कमेंट है, वराह मिहिर का है, जो बृहत संहिता में प्राप्त होता है। इसी तरह ज्योतिष के अनेक जो सिद्धांत हैं, तो ज्योतिष के 5 प्रमुख सिद्धांत हैं, जिनमें आपके हैं पैतामह, वशिष्ठ, सूर्य, पोलिस और रोमक। इन सिद्धांतों में जो पोलिस और रोमक है यह बेसिकली यूनान से लिया गया है। इसी तरह जो होरास्कोप होता है, जिसमें कुंडलियों आदि का निर्माण किया जाता है और बेसिकली वो किस पे किया जाता है, नक्षत्रों की गणना के आधार पे, इसका भी जन्मदाता हिंद यूनानियों को माना जाता है। इसी तरह नक्षत्रों के, इसी तरह संस्कृत नाटकों में जो पर्दा है जिसे कहा था यवनिका, तो यवनिका आपसे पूछेगा क्या होता है, यवनिका का मतलब होता है पर्दा। तो संस्कृत नाटकों में यवनिका का जो खूब उल्लेख मिलता है, पर्दे के रूप में मिलता है, इसका भी श्रेय यूनानियों को दिया जाता है। तो पर्दा की शुरुआत जो है नाटक में मंचों पे जो पर्दे का प्रयोग किया गया वह यूनानियों की देन है। इसे कहा गया यवनिका, मतलब होता है पर्दा, और यवन प्रिय का मतलब होता है, यवन प्रिय, यवन प्रिय का मतलब होता है काली मिर्च। काली मिर्च को कहा था यवन प्रिय। यवनिका मतलब पर्दा और यवन प्रिय मतलब काली मिर्च। काली मिर्च का मौर्योत्तर काल में सर्वाधिक व्यापार पश्चिमी देशों बेसिकली रोम को किया जाता था, या दक्षिण भारत के पेनिनसुलर एरिया जो आपका केरल का बेल्ट है, मुजरिस बंदरगाह मालाबार तट से, तो मालाबार तट से या मुजरिस बंदरगाह से बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता था। इसीलिए मुजरिस बंदरगाह को हम काली मिर्च का बंदरगाह भी कहते हैं। मुजरिस बंदरगाह को हम काली मिर्च का बंदरगाह भी कहते हैं, जहाँ से काली मिर्च का सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता था। पश्चिमी देश काली मिर्च सबसे ज़्यादा इसलिए मंगाते थे क्योंकि ये जो प्रदेश थे यहाँ पे मांसाहारी बहुत होते थे, और इसीलिए उस अपने मांस को प्रिजर्व करने के लिए
मीट को प्रिजर्व करने के लिए वे लोग काली मिर्च का लेप लगाते थे। तो काली मिर्च के लेप का प्रयोग वो लोग ज़्यादातर मीट को प्रिजर्व करने के लिए करते थे, उसे सुरक्षित या परिरक्षित करने के लिए करते थे, इसीलिए काली मिर्च का सबसे ज़्यादा वो लोग आयात करते थे। तो ये आपका मुजरिस बंदरगाह इसका आंसर है। अगला, इनका एक अन्य जो महत्वपूर्ण भारतीय इतिहास के लिए योगदान है वह है सेनानी सिस्टम। सेनानी सिस्टम क्या होता है? सेनानी पद्धति यह शासन प्रशासन की एक संरचना होती है जिसे हम बेसिकली कहते हैं मिलिट्री गवर्नमेंट। मिलिट्री गवर्नमेंट, जो मिलिट्री गवर्नमेंट होता है इसका मतलब होता है कि एक सैनिक शासक के अंतर्गत कुछ क्षेत्रों का या एक सैनिक शासक के अंतर्गत जो प्रशासनिक संरचना स्थापित की जाती है उसे कहते हैं सेनानी पद्धति। तो सेनानी पद्धति की शुरुआत भी इन्होंने किया और सेनानी को ये लोग कहते थे स्त्रातिगोस। सेनानी को कहते थे स्त्रातिगोस। सेनानी को कहते थे स्त्रातिगोस। ठीक है, इसीलिए देखेंगे मौर्य काल में पुष्यमित्र शुंग के लिए भी सेनानी शब्द का प्रयोग हुआ है। तो बेसिकली सैनिक प्रशासक के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार कुल मिला के हम कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास पे हिंद यवन आक्रमण का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों पे इन्होंने भारतीय और यूनानी संस्कृति का सम्मिलन कराया। उसके साथ एक इंटरेक्शन स्थापित हुआ जिसके फलस्वरूप अनेक परिवर्तन इन क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं।